देख रहे हैं केवल सच न्यूज। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं आपके साथ आनंद। आज आपको सीधे लिए चलेंगे सिवान जिला के भगवानपुर हाट प्रखंड के सुघरी गांव में, जहां एक कार्यक्रम हो रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 दायित्व व चुनौतियां विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता है प्रोफेसर पवन सिन्हा गुरुजी, जो पावन चिंतन धारा आश्रम गाजियाबाद के संस्थापक भी हैं, और साथ में हैं प्रोफेसर उषा शर्मा, जो प्रभारी हैं राष्ट्रीय साक्षरता केंद्र नई दिल्ली की और एनसीईआरटी की, और साथ में हैं डॉक्टर प्रोफेसर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी, जो एक शिक्षाविद हैं और बीएड कॉलेज के प्राचार्य भी हैं, और साथ में है सुश्री ज्योति देसवाल जी, जो शोध समन्वयक गाजियाबाद से हैं। चलिए आपको सीधे ले चलेंगे हम कार्यक्रम में, जहां सभी लोग कार्यक्रम में मौजूद हैं। में खड़े रहे और साथ ही साथ जो भी चीजें, जो इश्यूज हैं एजुकेशन सिस्टम के, उनको साथ में मिलकर उनके खिलाफ खड़े हो सके। दूसरा उद्देश्य मेरा ये है कि आप सभी लोग ऋषिकुल शाला के साथ जुड़े। ऋषिकुल शाला वो प्रकल्प है आश्रम का जिसमें हम निर्धन बच्चों को, जो मार्जिनलाइज्ड बच्चे हैं, उन सबसे पढ़ाते हैं, उनके चरित्र का निर्माण करते हैं। आज की स्थिति अगर मैं बताऊं तो 15 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, और अगर मैं पूरे देश की बात करूं तो 28 करोड़ लोग जो है हमारे देश में अनपढ़ हैं। तो आप ऐसे में सोच सकते हैं कि हमारे समाज में चोरी बढ़ रही है, बदमाशी बढ़ रही है, ड्रग्स बढ़ रहे हैं, या फिर बच्चे जो है गलत काम कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास एजुकेशन ही नहीं है। एजुकेशन क्यों नहीं है? हम लोग हमेशा सरकार को ब्लेम करते हैं कि सरकार वहां तक नहीं पहुंची, उन्होंने वहां जाके गांव में जाकर, बाहर जाकर कोई काम ही नहीं किया। लेकिन एज अ सिटीजन हमारी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हम लोग भी पढ़े लिखे जितने लोग थे, हम भी तो अपने समाज के लिए कुछ कर सकते थे, हमने नहीं किया। तो जरूरत है आज और उस विचारधारा को जो दिया है और आगे बढ़ाया है और जिस तरह से प्रोफेसर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी की बहुत सारी बातें कहती हैं शिक्षा के बारे में, दायित्व के बारे में, चुनौतियों के बारे में, तो लिहाजा शिक्षकों की आपकी परख दायित्व से तो मैं जरूर भाग लेती, लेकिन हाँ सबसे पहले चुनौती का जिक्र कर देती हूँ। इतने अच्छे वक्ताओं को सुनने के बाद मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आपको यहाँ इस सभागार में लोग, जब हम शिक्षकों के दायित्व की बात करते हैं, दायित्व बोध होना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम क्या करें और क्या न करें, उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें क्या करना है और क्यों करना है। कोई भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आए, वो चाहे 1986 में आए, 2020 में आए, यानी कि 2020 में आए, या उसके 5 साल बाद भी, 6 साल बाद भी कोई भी शिक्षा नीति आती है, वो हम शिक्षकों के लक्ष्य में, हम शिक्षकों के जो आगे का नक्शा है वो तब तक नहीं बदल सकती जब तक हम स्वयं चिंतन करके निर्धारित न कर लें कि दरअसल हमारी उपस्थिति के मायने क्या हैं, हम क्यों स्वयं स्वीकार नहीं करते। तो मुझे नहीं लगता कि कोई आके मुझे आदमी बराबर इसका ठेका लिए रहे कि हम आपके लिए पढ़ देंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, 68 की, 86 की, 1993 वाली की, 1991 वाली की, जनार्दन जी वाली की, मुदालिया जी वाली की, कब तक चले? क्योंकि आज जितने लोग बैठे हैं सब प्रशिक्षित हैं, और दुर्भाग्य इस देश का कि किसी प्रशिक्षणशाला में मैं और उषा शर्मा इस देश के तथाकथित सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करके आए हैं। लेकिन इस देश की दुर्दशा ये है प्रशिक्षणशालाओं की, प्रशिक्षण संस्थानों की, कि हमको मूल पढ़ने ही नहीं। हमें से किसी ने पढ़ाई आयोग के मूल को देखने की, समझने की कोशिश, इसलिए हमारे अधिकारियों ने हमें समझाया कि देखो इस विद्यालय में 100 बच्चे हैं, कोठारी जी ने लिखा है कि 40 बच्चों पर एक शिक्षक चाहिए, तो 100 बच्चा हो गया, तो 100 भागा 40 बराबर 2.5, अढ़ाई को टीचर गया। विद्यालय 1 से 5 पाठ्यक्रम बना 1 से 5 तक, प्रत्येक कक्षा में एक शिक्षक, 40 बच्चे होंगे, उसके लिए आपने तमाम पाठ्यक्रम बनाया है जहां से आपकी बहुत सारी परेशानियां दूर होती हैं। लेकिन आश्रम एक स्कूल है, आश्रम एक प्रशिक्षण केंद्र है, और कैसा प्रशिक्षण केंद्र जिसके लिए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं
जहां से मनुष्य पैदा होता है। ऐसा प्रशिक्षण केंद्र जहां से मनुष्य पैदा होता है। और शिक्षा का जो प्रथम लक्ष्य है वह सिलेबस पढ़ाना नहीं है, वो मनुष्य पैदा करना है। मैं इसी बिंदुओं पर आपसे बात करूंगा। हम सदा से ये बात करते हैं, जिससे भी आप पूछेंगे तो वो 5000 साल पहले हम ये थे, 2000 साल पहले हम ये थे, 7000 साल पहले हम ये थे, हम विश्व गुरु थे। इस प्रकार की बातें आप सब भी करते होंगे। मेरा प्रश्न से एक आगे कदम आगे, और मैं ये प्रश्न सब जगह करता हूं, आपसे भी कर रहा हूं। उत्तर भले आप ना दें, लेकिन विचार अवश्य करें, क्योंकि आप सोचने विचारने वाले लोग सामान्य लोग नहीं। आप इस पर विचार करें कि जब हम इतने उन्नत थे, आज क्यों नहीं? अगर हमारे पास इतनी क्षमता और इतनी शक्तियां थी, आज कहां चली गई? अगर हम विश्व गुरु थे तो समाप्त क्यों हो गए? अब आप कहेंगे कि मुगलों ने समाप्त कर दिया। मैं इस बात से बिल्कुल मतभेद रखता हूं। मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता, क्योंकि कोई भी शक्ति आपको तब तक पराधीन नहीं कर सकती जब तक आप पराधीन होने के लिए तैयार ना हो। वो कैसे आपको जैसे हमने कहा, देश को सशक्त करने के लिए हमें बच्चों को सशक्त करना होगा, इसलिए हम रीबिल्ड कर रहे हैं। उससे पहले हमें शिक्षकों को भी सशक्त करना होगा। जब तक वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे कि उनका काम पढ़ाना है, बच्चों पे ध्यान देना है, बाकी ये काम करना नहीं है, तो हम टीचर्स को सशक्त करेंगे। इसके लिए भी हमारा एक ट्विटर पे प्लेटफॉर्म है एडुक्रेसी, जहाँ पे हम बच्चों और टीचर्स को लेके आवाज़ उठाते हैं जो भी उनके साथ गलत होता है। जैसे कोरोना काल में हमने देखा टीचर्स को बहुत ज़्यादा परेशान किया गया, सैलरी के लिए ओवरवर्क कराया गया, तो हम उसके माध्यम से भी टीचर्स को एम्पावर करेंगे कि वो अपने निर्णय खुद ले, उसके ऊपर दबाव ना तो स्कूल मैनेजमेंट का हो, ना ही किसी अधिकारी का हो। अच्छा मैम, एक चीज जानना चाहेंगे कि ये नई जो शिक्षा नीति लागू हुई है, जी, आपके लिए हमें क्या लगता है, कितना अच्छा है और कितना बुरा है? अगर हम सिर्फ एनईपी पढ़ें तो एनईपी बहुत अच्छी है, लेकिन सिर्फ संदेह होता है कि उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। अगर एग्जीक्यूशन अच्छा होता है तो डेफिनेटली जो हमारे शिक्षा मंत्रियों ने सब बैठ के जो इसको नीति को बनाया वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगी। लेकिन इंडिया जितना डाइवर्स कंट्री है, उसमें इस नीति को एग्जीक्यूट करना एक चैलेंज रहेगा। तो बस एग्जीक्यूशन पे सब डिपेंड करता है, सिर्फ लिखने से नीतियाँ हो जाएंगी उससे काम नहीं चलेगा। एक सवाल ये है, आप युवा पीढ़ी से जुड़ी हुई हैं, अभी रिसेंटली कोरोना काल में ये देखा गया है कि ऑनलाइन शिक्षा देना बहुत जरूरी हो गया था, तो आपको क्या लगता है कि कितना ये जरूरी है ऑनलाइन शिक्षा, या फिर नहीं होना चाहिए? कोरोना काल को देखें तो शिक्षा जरूरी थी। अगर हम लोग बच्चों को छोड़ देते तो बच्चे वापस टीचर के पास पढ़ने आते नहीं पता होता, उनके अंदर बहुत बिहेवियर चेंज हो चुका होता, जो एक सोसाइटी से कनेक्शन है वो बिल्कुल ब्रेक हो चुका होता। लेकिन अगर जैसी ही चीज़ें हमारी नॉर्मल होती हैं तो मेरे हिसाब से हैंड इन हैंड तो चल सकती हैं वो, लेकिन टेक्नोलॉजी पे हम लोग टोटली डिपेंडेंट रहे वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही टीचर और उनके दोस्तों का साथ छूटा, बच्चे की डेवलपमेंट वहीं रुक जाएगी। थैंक यू। देखिए, हमारे दो अभियान हैं। एक तो शिक्षकों को जोड़ना, पूरे देश के शिक्षकों को जोड़ना, लेकिन केवल अधिकारों के लिए बल्कि कर्तव्यों के लिए भी जोड़ना, क्योंकि अधिकार तो हम लोग प्राप्त करते ही हैं। अधिकारों के लिए अनेक धरने प्रदर्शन हमेशा से होते ही आए हैं। इस बार कर्तव्यों के लिए भी जुटे और पूरे देश भर में शिक्षकों का एक ऐसा नेटवर्क बने जो डेवलपमेंट के लिए काम करे, विद्यार्थियों के विकास के लिए काम करे। एक विद्यार्थी से एक परिवार जुड़ा हुआ होता है, तो एक विद्यार्थी का विकास होने का अर्थ है उसके परिवार का विकास। तो जो हमारी रीबिल्ड इंडिया करके एक अभियान चल रहा है, कैंपेन चल रही है, तो हम उसमें शिक्षकों को जोड़ना चाहते हैं, शिक्षकों को एकजुट करना चाहते हैं। और एक ऋषिकुल शाला नाम से एक प्रकल्प चल रहा है, जहां पूरे देश में 17 केंद्र हैं और वहां हम बस्तियों में जाकर निर्धन बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो शिक्षकों से मेरा आज आह्वान ये भी होगा कि वह अपनी अपनी बस्तियों में जाएं, सामाजिक माता पिता बने, समाज के लोगों को जोड़ें और उन बच्चों का जो स्कूल नहीं जा पाते, जो महंगे कपड़े ड्रेस नहीं खरीद सकते, जो प्राइवेट एजुकेशन नहीं ले सकते, उन बच्चों का भी वह कल्याण करें। चाहे सप्ताह में 1 दिन 2 घंटे ही देना शुरू कर दें, क्योंकि जो कार्य शिक्षक कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। और किसी भी दुनिया में, किसी भी देश में
अगर पुनर्जागरण हुआ तो शिक्षकों ने करा, और उस देश के अंदर मूल्यों की स्थापना हुई तो शिक्षकों ने करी, और उस देश का पुनर्निर्माण अगर होता है तो शिक्षक ही करेगा। खास तौर से जहां भारत की इस वक्त औसत आयु 27 वर्ष है और ये और भी कम होने वाली है, तो जहां बहुत कम उम्र के बच्चे राष्ट्र की और समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बनेंगे, तो ऐसे समय में यदि शिक्षक ठान लें और पुनर्निर्माण की तरफ चल दें तो देश का बहुत तेजी से कल्याण होगा। एक सवाल मेरे मन में काफी देर कभी टीका लगा रहे हैं और उनके साथ ऐसा व्यवहार वहाँ पर होता है जो एक शिक्षक के साथ नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति गुरु के जो सौख्य है उसको लौटाने की बात कर रही है, लेकिन जब वही गुरु एक बास्केट लेकर और इंजेक्शन लेकर या ड्रॉप्स लेकर सड़कों पे घूमता है या जनसंख्या का रजिस्टर लेकर घर घर की घंटी हो जाता है, तो उससे उसकी गरिमा वापस नहीं होने वाली है। तो ये तुरंत से कार्य बंद किए जाने चाहिए। सरकार के पास बहुत बड़ी मशीनरी होती है जहां वो इस प्रकार के अन्य बहुत सारे लोगों को हायर कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर, लेकिन शिक्षक का कार्य है शिक्षा बांटना, बच्चों के साथ बैठना। कभी टीका लगा रहे हैं और उनके साथ ऐसा व्यवहार वहाँ पर होता है जो एक शिक्षक के साथ नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति गुरु के जो सौख्य है उसको लौटाने की बात कर रही है, लेकिन जब वही गुरु एक बास्केट लेकर और इंजेक्शन लेकर या ड्रॉप्स लेकर सड़कों पे घूमता है या जनसंख्या का रजिस्टर लेकर घर घर की घंटी हो जाता है, तो उससे उसकी गरिमा वापस नहीं होने वाली है। तो ये तुरंत से कार्य बंद किए जाने चाहिए। सरकार के पास बहुत बड़ी मशीनरी होती है जहां वो इस प्रकार के अन्य बहुत सारे लोगों को हायर कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर, लेकिन शिक्षक का कार्य है शिक्षा बांटना, बच्चों के साथ बैठना। लड़का भोजपुरी बोले के सीख जाई था, एक अंग्रेजी खराब है ऐसे बचाव। तो ये जो भोजपुरी के साथ जो पूरी उस भाषा के साथ जो हमारी विरासत थी, हमारी यादें थी, हमारे पूर्वजों का जो पूरा का पूरा संस्मरण जुड़ा हुआ था, वो सबका सब आपने काट दिया। तो आप एक कटी हुई पीढ़ी को, जड़ से कटी हुई पीढ़ी तैयार करती रही औपनिवेशिक शिक्षा। मुझे लगता है कि यह दस्तावेज इस मायने में जब वो विरासत रक्षण की बात करता है, वो कहता है कि शिक्षा को अपनी नहीं ये मजबूत है। स्थानीय भाषाओं और विरासत को लेकर तो सर्वाधिक मुखर है, हाँ पूरा मुखर है। इसके जो 22 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं उसमें आप पहले से ही शुरू करिएगा तो इस बात की शुरुआत होती है कि हमें अपनी विरासत से जुड़ना है और अपनी मातृभाषाओं को